नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं 26 मार्च के करंट अफेयर और शुरुआत करेंगे 25 मार्च के प्रश्नों के सुपर फास्ट रिवीजन से। तत्काल रजिस्ट्री सेवा यानी कि तत्काल डीड अपॉइंटमेंट सेवा ये शुरू की गई है हरियाणा में। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का तत्काल रजिस्ट्री करवा सकता है। जूनियो नामक एक मनी ऐप है, ये अभी हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया। और फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान ट्विटर पर शुरू किया गया एक अभियान जिसे शुरू किया है ताइवान के विदेश मंत्री ने, क्योंकि चीन ने ताइवान में अनानास के सीजन से पहले ही जो अनानास होता है उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके विरोध में फ्रीडम पाइन एप्पल ये अभियान स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? ताइवान में। अस्थाई सिंधु आयोग स्थापना इसकी कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसकी जो आगामी बैठक होगी वो नई दिल्ली में प्रस्तावित है। हाल ही में बिहार का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च को, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 22 मार्च को। संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवेक्स 21 ये अमेरिका जो है बेल्जियम, फ्रांस और जापान के साथ मिलकर करता है, याद रखिएगा। और नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत काफ़ी पीछे है, स्थान उसका 56वां है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है नोजोमी ओकुहारा ने, जो कि जापान की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कुछ किताबें आई हैं, उनमें एक किताब है द लास्ट 4 मिनट, किताब विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा लिखी गई है। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म ये किताब लिखी गई है राम सेवक शर्मा जी के द्वारा। अवर हिंदू राष्ट्र की नामक किताब जो है ये आकार पटेल ने लिखी है। और गेजिंग ईस्ट वर्ल्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवोल्यूशनरी क्या लिखा गया है? रिवोल्यूशनरीज इन चाइना, तो ये किताब रोमिला थापर जी के द्वारा लिखी गई है। रोमिला थापर एक जानी मानी इतिहासकार हैं। और रिवीजन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको ई बुक प्रोवाइड करवाई जाती है। परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए वर्तमान CJI जस्टिस S.A. बोबड़े ने किसके नाम की अनुशंसा की है? तो दोस्तों यहाँ पर परंपरा के अनुसार रिटायर होने के 1 महीने पहले जस्टिस S.A. बोबड़े ने जस्टिस नथालपति वेंकट रमना को यहाँ पर नामांकित किया है। यानी कि अगर सरकार मान लेती है तो देश के 48वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस नथालपति वेंकट रमना। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत के विधि और न्याय मंत्री कौन है? ये हैं रविशंकर प्रसाद। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े को लिखे पत्र में भारत के 48वें चीफ जस्टिस के बारे में पूछा था। सूत्रों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठता क्रम के नियमों का पालन करते हुए जस्टिस रमना की सिफारिश की है। और नियमों के अनुसार वर्तमान CJI रिटायरमेंट के 1 महीने पहले उत्तराधिकारी को लेकर सिफारिश भेजते हैं। यदि सरकार स्वीकार कर लेती है तो जस्टिस रमना 24 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे और वो 26 अगस्त 2022 तक अपने पद पर रहेंगे। 26 अगस्त 2022 को वो रिटायर होंगे। और वर्तमान CJI शरद अरविंद बोबड़े ऐसे बोबड़े 23 अप्रैल 2021 को रिटायर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में हवा से 90% तक ऑक्सीजन एकत्र करने वाला यंत्र किस संस्थान ने विकसित किया है? ये हैं आपके ऑप्शन। सही जवाब है CSIR यानी कि ऑप्शन बी। तो CSIR के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो वातावरण में मौजूद हवा से ऑक्सीजन को एकत्र करता है। हवा में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद होती है, लेकिन यह उपकरण नाइट्रोजन और अन्य गैसों को अलग कर देता है। ऑक्सीजन की मात्रा को यह 90% तक 90% तक बढ़ा देता है। इसका जो इस्तेमाल होगा वो मरीजों के साथ साथ ऊंचे इलाकों में तैनात सेना के जवानों के लिए भी उपयोगी रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ पर औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, दैट इज चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को यहाँ औपचारिक रूप से यानी कि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया। छठे अपतटीय गश्ती पोत को तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए बेड़े में शामिल किया गया है। इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में एक पट्टिका और जहाज के नाम वाले बोर्ड वज्र का औपचारिक अनावरण भी किया है। जहाज का निर्माण देश में ही किया गया है। इसे L&T ने बनाया है, दैट इज लार्सन एंड टुब्रो ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान
भारत की जीडीपी ग्रोथ में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये सही जवाब होगा 12.8%, ऑप्शन सी। फिच ने भारत की जीडीपी का 2021-22 के दौरान 12.8% रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष 2021-22 में दुनिया भर की तमाम अर्थव्यवस्थाओं से अधिक तेजी से विकास करेगी, यह दावा फिच के द्वारा किया गया है। फिच ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को अपग्रेड कर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 12.8% रहने का अनुमान लगाया है। इसके पहले ये 11% रहने का अनुमान लगाया गया था। और फ्रेंड्स, फिच ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 5.8% रह सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन ये कहाँ पर प्रदर्शित किया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक ऐसी टेक्निक का प्रदर्शन किया है जिससे भेजे गए संदेश को किसी भी कीमत पर चोरी या हैक नहीं किया जा सकेगा। वहीं यह परीक्षण 300 मीटर की दूरी तक किया गया है। तो अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में द लाइन ऑफ विजन इमारतों के बीच खाली जगह पर द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पाया गया है और इस प्रयोग को रात में किया गया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस पर सूरज की किरणों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे बीच में कोई पकड़ नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेफ टेक्निक, बिल्कुल सेफ कम्युनिकेशन टेक्निक। हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली बार जानवरों के लिए नेटवर्क एम्बुलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी कि एक ऐसा एम्बुलेंस होगा जो वहाँ पर जो जख्मी जानवर होंगे उनके लिए ये सहायता उपलब्ध कराएगी। तो ये काम किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क को स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एम्बुलेंस नेटवर्क पर संकटग्रस्त जानवरों तक पहुंचने में मदद करने के लिए उन्हें उचित पशु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अपने मुख्य मिशनों में से एक होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर जानवरों के लिए एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध होगी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और इस कार्यक्रम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पशु एम्बुलेंस नेटवर्क के तहत 175 मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिकों को विधानसभा क्षेत्र में रखा जाएगा। ये क्लिनिक 108 सेवाओं की तर्ज पर स्थापित किए जा रहे हैं। ये मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा प्राथमिक उपचार सेवाएं प्रदान करेगी, साथ ही स्पॉट निदान और सभी आपातकालीन मामलों में ये भाग लेंगे। एम्बुलेंस जानवरों को उठाने और आपातकालीन मामलों में उन्हें निकटतम सरकारी पशु चिकित्सा सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा प्रदान करेगी। यानी कि जो जानवर होंगे उनको अच्छे से उठाने की टेक्निक भी इसमें लगाई गई है। प्रत्येक एम्बुलेंस में हमेशा एक पशु चिकित्सक, एक पैरा पशु चिकित्सा कार्यकर्ता रहेगा और ये एम्बुलेंस 24/7 टोल फ्री कॉल सेंटर भी चलाएगी। यानी कि कोई भी सूचना उसको कभी भी दे सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस देश ने 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि रूस। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें हाल ही में रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है और कजाकिस्तान के बैकुनर कॉस्मोड्रोम के एक सफल प्रक्षेपण के बाद रूस ने 38 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर दिया है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ई ट्रेडिंग पोर्टल का नाम क्या है? ई ट्रेडिंग पोर्टल, और इसका नाम है प्रणीत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें कागजी कार्रवाई में कमी होगी, संचालन में सुगमता रहेगी। अब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जल्द समाप्त हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणीत ये एक ट्रेडिंग पोर्टल है, ई ट्रेडिंग पोर्टल, और इसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि जल शक्ति मंत्रालय ने नल के पानी के कनेक्शन लाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही जवाब ऑप्शन ए है, UNOPS के द्वारा। तो जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों के 11 जल संकट वाले जिलों में नल से पानी के कनेक्शन लाने के लिए 22 मार्च 2021 को
यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज UNOPS और डेनमार्क सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो भी देख लेते हैं। इस परियोजना में क्षमता निर्माण, ग्राम कार्य योजनाओं का निर्माण, जमीनी स्तर पर जल की गुणवत्ता की निगरानी के तरीके इत्यादि शामिल होंगे और सभी समर्थनों को UNOPS दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के द्वारा सुगम बनाया जाएगा। जल जीवन मिशन के बारे में आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए कि यह मिशन 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था। इसे व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक कल्पना की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में नल का जो जल होता है उसका कनेक्शन दे दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये लक्ष्य इसमें रखा गया है। यह कार्यक्रम ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग जैसे स्रोत स्थिरता उपायों का अनिवार्य तत्वों के रूप में लागू करता है। यह मिशन पानी के सामुदायिक दृष्टिकोण पर भी आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2025 तक भारत पूरी तरह से टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 2025 से पहले ही हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। और वर्ल्ड टीबी डे प्रतिवर्ष होता है 24 मार्च को, दैट इज ऑप्शन डी। तो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे होता है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को इस बीमारी और इसके बचाव के प्रति जागरूक करना है। अब एक बात और याद रखना कि ये जो टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, इसका कारण क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, याद रखिएगा बैक्टीरिया है। टीबी का कारण कोई वायरस नहीं है और इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान में पूरे विश्व में टीबी से संबंधित कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उद्देश्य इस वैश्विक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे खत्म करना है। एक्चुअली में 1882 में 24 मार्च के दिन जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने इस जानलेवा बीमारी के कारक बैक्टीरिया की पहचान करने की पुष्टि की थी। 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है द क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी टिक टिक कर रही है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मोनी को पीछे करके ICC T20 में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है? और क्या ये मिताली राज हैं? नहीं, ये गलत होगा। सही जवाब होगा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। तो ICC द्वारा जारी ताज़ा महिला T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग पर 17 साल की उम्र में दूसरी बार पहुंचने वाले दुनिया की वो अकेली खिलाड़ी हैं। T20 महिला विश्व कप में शानदार बल्लेबाजी करने के बाद पहली बार उनको टॉप रैंकिंग मिली थी। शेफाली ने 750 अंक हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, T20 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 किसने जीता? T20 वर्ल्ड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज किसने जीता है? तो आपको बता दें कि इसमें इंडियन टीम का जो नेतृत्व किया था वो जाने माने खिलाड़ी किसने किया है? सचिन तेंदुलकर जी ने। फिलहाल ये एक टीम है जिसने जो है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लिया। इसमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं। तो टीमों के नाम रखे गए हैं लेजेंड्स, साउथ अफ्रीका लेजेंड्स, वेस्ट इंडीज लेजेंड्स, इंडिया लेजेंड्स और इंग्लैंड लेजेंड्स, श्रीलंका लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स। तो इसमें जो है इस मैच को जीता है किसने? इंडिया लेजेंड्स ने, ऑप्शन ए। और इस टीम को लीड किया है यानी कि कैप्टन रहे सचिन तेंदुलकर। तो टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने वाली सभी 6 टीमें सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने में सक्षम रहीं। सचिन सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल थे। इंडिया लेजेंड्स की वो कप्तानी कर रहे थे। उनकी टीम ने फाइनल में श्रीलंका लेजेंड्स को 14 रनों से हराया, यानी कि जो सेकंड रनर रही टीम वो रही श्रीलंका लेजेंड्स। तो टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये टीमें 6 टीमें रहीं, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए यूसुफ पठान, प्लेयर ऑफ द सीरीज तिलक रत्ने दिलशान और सबसे ज़्यादा रन और विकेट भी लिए तिलक रत्ने दिलशान ने श्रीलंका के। महोदया किसका पुराना नाम है? ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 25 में।
आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, लेकिन एक आंसर ऐसा है जिसे मैं यहाँ पर फीचर कर रहा हूँ, या यूँ कहिए कि ये इतना अच्छा आंसर है कि इसे फीचर करना ही पड़ा। सूर्य प्रजापति जी ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पर। कन्नौज जिला भौगोलिक दृष्टि से 27 डिग्री 13 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 79 डिग्री 19 मिनट 80 डिग्री 1 मिनट पूर्व अक्षांश के बीच में घिरा हुआ है। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा है। सभी लोगों को आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, बिल्कुल इसी प्रकार से, ताकि उनकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये है आज का आंसर, और इसी के साथ अब बारी है क्विज नंबर 26 की, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर बहुत ही अच्छा लिखेंगे। RH फैक्टर किससे संबंधित है? जैसा कि आप जानते हैं यह ब्लड से जुड़ा हुआ होता है RH फैक्टर, लेकिन ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, ये आपके नॉलेज को टेस्ट भी करेगा। इसका उत्तर मैं बताऊंगा क्विज नंबर 27 में, लेकिन आप बताइए कि RH फैक्टर किससे संबंधित है? बंदर, भालू, कुत्ता या फिर शेर? ठीक है, तो ये रहे आज के प्रश्न और ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सीरीज आपको जरूर पसंद आ रही होगी। सीरीज अगर वाकई में आपको पसंद है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से इसका जो व्यूज है बिल्कुल स्थिर है, मतलब उसको थोड़ा सा इंक्रीज करवाइए, और ये काम आप लोग ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। रिवीजन के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको ई नोट अवेलेबल करवा दिया जाता है। आप वहाँ पर क्लिक करके इस पूरे वीडियो को एक बार देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।